पार्ट नंबर 18, पेशकश मीरे कारवान। मैंने जहांगीर और ठाकुर को उस लड़की के बारे में बताया तो वो दोनों उछल पड़े। ये तो हमें मालूम है कि उन दोनों के साथ एक लड़की भी है। ठाकुर ने कहा, और अगर ये वही लड़की है तो तुम्हें कैसे जानती है? वो कौन हो सकती है? ये मालूम करने के लिए शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ होंगे, ठाकुर बोला। अंधेरा होने दो ठाकुर, फिर देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया और अपने थैले में भुने हुए चने और गुड़ निकाल कर खाने लगा। धूप में दिन भर फिरते रहने के बाद हम थक गए थे। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। जहांगीर और ठाकुर की आंखें सुर्ख हो रही थी और जाहिर है मेरी आंखों में भी सुर्खी जरूर होगी। इस लड़की से मुलाकात के बाद कहीं घूमने फिरने का कोई फायदा नहीं था। अब जो कुछ भी होना था शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही होना था, इसलिए धूप में फिरने का कोई फायदा नहीं था। हमने शाम तक वहीं टिके रहने का फैसला कर लिया। मैदान में अब भी हल्ला गुल्ला जारी था। मैं जमीन पर नीम दराज पड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। गहरे बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। मंदिर के अंदर काली की पूजा हो रही थी और बाहर लोग अपने ही जुनून में मुब्तला थे और मैं सोच रहा था कि अगर बारिश शुरू होगी तो क्या होगा। लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। इन पहाड़ों में लातादाद छोटे बड़े गार थे जो बारिश में लोगों को पनाह दे सकते थे। शाम हो चुकी थी। जगह जगह मछली रोशन हो रही थी। हम अपनी जगह से उठकर मंदिर वाली चट्टान की तरफ आ गए। हम में ये तय हुआ था कि मैं इस लड़की की बताई हुई जगह की तरफ अकेला जाऊंगा और जहांगीर और ठाकुर अलग अलग कुछ फासले पर मेरे पीछे आएंगे। ठाकुर ने किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। इन दोनों के पास ही पिस्तौल मौजूद थे और उन्होंने उसे अपने पास अपने लिबास में छुपा रखा था और मेरे पास खंजर था जो मैंने पिंडली पर बांध रखा था। चट्टान की पिछली तरफ पहुंचने से पहले ही हम अलग अलग हो गए। मैं नपे-तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उस तरफ अंधेरा था। उस चट्टान की पिछली तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर एक और पहाड़ी थी। इस तरह ये एक दर्रा सा बन गया था, लेकिन उस तरफ इन चट्टानों में कोई गार वगैरह नहीं था, इसलिए उस तरफ यात्रियों की आबादी भी नहीं थी। ज्यादातर लोग मंदिर वाले चट्टान के सामने के रुख पर डेरे जमा रखे हुए थे। इस दर्रे के आहर में एक जगह 2-3 मछलियां जलती हुई नजर आ रही थी। मैं अंधेरे में सबल कर चलता रहा और फिर अचानक रुक गया। वही हल्की सी सरगोशी दाईं तरफ से उभरी थी। मैंने बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा, पिंडली के फीते से खंजर निकाल के हाथ में ले लिया और आवाज की समत बढ़ने लगा। इस तरफ ही मसीह, मैं यहाँ हूँ। वो सरगोशी एक बार फिर सुनाई दी। ये उसी लड़की की आवाज थी। मैं उस तरफ मुड़ गया। एक इंसानी ह्योला चट्टान के साथ लगा खड़ा था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए एक खो में दाखिल हो गई। ये दरअसल एक कुशादा दरार थी जो 5-6 फुट आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ गई थी। वो लड़की मेरा हाथ खींचते हुए वहीं बैठ गई। आगे रास्ता बंद था और ये जगह मेरे लिए चूहेदान बन गई थी। अगर बाहर से दो आदमी भी आ जाते तो मैं आसानी से मारा जा सकता था। नीचे बैठते हुए उस लड़की का हाथ मेरे खंजर से टकरा गया। उसने टटोल कर खंजर को देखा, फिर सरगोशी में कहा, इस खंजर को म्यान में रख दो, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने भी सरगोशी में कहा, और अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो इस खंजर से तुम्हारा गला काट दूंगा। कोई धोखा नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मेरा नाम अंबर है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम उन दोनों के साथ हो? उसे नाम लिए बगैर पूछा। हाँ, वो मेरा मतलब समझ गई।
वो दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे धमकियां देकर अपने साथ रखा हुआ है। वो लोग यहाँ भी एक खास मकसद के तहत आए हैं। क्या इन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। उसने ये दरियाफ्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि उसे किस सिलसिले में ब्लैकमेल किया जा रहा है। नहीं, उसने जवाब दिया, ये इत्तफाक है कि आज दिन में मैंने तुम लोगों को मंदिर में देख लिया था। मैंने तुम्हें पहचान लिया। दूसरे कौन है ये मैं नहीं जानती। मुझे कैसे पहचाना? मैंने पूछा। तुम्हारे दाएं कान की लो के पीछे जो तिल है, मसूर के बराबर। अंबर ने जवाब दिया। जब तुम तीनों मंदिर के अंदर घूम रहे थे तो हम तीनों भी लोगों के पीछे ही थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान 3-4 गज का फासला था और बीच में बहुत सारे लोग थे। इत्तेफाक से मेरी नज़र तुम्हारे कान पर पड़ गई। इन दोनों में से किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा था। अगर देख लेते तो शायद अब तक तुम्हारा किस्सा पाक हो चुका होता। बहरहाल वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, वो अपने ध्यान में थे। उनके साजिशी जहन कोई और ही मंसूबा बना रहे थे। मैं उनसे अलग होकर तुम लोगों के पीछे लग गई और बिलाहिर जब तुम टैंकर से पानी लेने के लिए गए तो मैं तुम्हारे करीब पहुंच गई। मंदिर से निकलने के बाद तो हम देर तक इधर उधर घूमते रहे थे। मैंने कहा, मैं तुम लोगों के पीछे ही थी। उसने जवाब दिया। तीनों चट्टान के साए में बैठे थे तो मैं उस वक्त भी तुमसे राब्ता कर सकती थी, लेकिन मुझे शुबा था कि मेरी निगरानी न हो रही हो। वो तुम्हारे आसपास नहीं थे तो निगरानी करने वाला कौन होता? मैंने पूछा। वो यहाँ अकेले नहीं हैं, अंबर ने जवाब दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ से कम से कम 3 आदमी को अपने साथ मिला लिया है। हो सकता है उनमें से कोई मेरी निगरानी भी कर रहा हो। बलवंत सिंह को मुझ पर पूरी तरह एतमाद नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने अपने मंसूबे में शामिल कर रखा है। बड़ी घिनौनी साजिश कर रहे हैं वो लोग। साजिश के बारे में मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? लेकिन 1 मिनट। मैं ये कहते हुए इसका बाजू पकड़ लिया। उस दरार में बैठे रहना मुनासिब नहीं है। मेरी दोस्त और ठाकुर बाहर के खड़े परेशान हो रहे होंगे। यहाँ से निकलकर किसी और जगह बैठकर बात करेंगे। अगर इनमें से किसी ने भी देख लिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। अंबर ने जवाब दिया। हम रोशनी की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा, इन चट्टानों में तो दिन के वक्त भी अगर किसी को तलाश नहीं किया जा सकता, रात के अंधेरे में कौन देखेगा? आओ मेरे साथ आओ। मैंने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ चलने लगा। हम अंदर दाखिल हुए तो आगे पीछे थे और अब साथ साथ चल रहे थे। अंबर मेरे साथ जुड़ी हुई थी। उसके गुदास बदन के लम्स ने एक लम्हे को मेरे ऊपर सनसनी सी तारी कर दी थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया और उसे साथ लेता हुआ उसी खो से बाहर आ गया। उस वक्त हवा में किसी कदर हुनकी थी। मैं गहरे गहरे सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगा। दर्रे के दाईं तरफ जहाँ मशलें जल रही थीं, वहाँ कुछ लोगों के साए हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। बाईं तरफ एक पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि इस पत्थर को जानबूझकर ठोकर मारी गई थी। मैंने होंठ सकेट कर हौले से सीटी बजाई। चंद सेकंड के बाद ही 2 ह्योले एक बड़े से पत्थर की आड़ से निकलकर हमारी तरफ आने लगे। वो जानकी और ठाकुर थे। हमें किसी महफूज जगह की ज़रूरत है ठाकुर, जहां हम बैठकर इत्मीनान से बातें कर सके। मैंने सरगोशी में कहा। किसी जगह की तलाश की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलो, अंबर ने दोबारा कहा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन जाहिर है अंधेरे में उसके चेहरे के तासरात को नहीं देख सकता था। मेरे साथ आओ, अंबर ने कहा। मैंने मुश्किल वक्त के लिए एक पनाहगाह तलाश कर रखी है, हम वहीं चलते हैं। हम उसके साथ चलते हुए एक और तंग से दर्रे में से होते हुए दूसरी पहाड़ी की पिछली तरफ आ गए। इस पहाड़ी में भी कई छोटे छोटे गार थे और किसी किसी गार में मशल या पेट्रोमैक्स की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। हमारे थैलों में अगरचे टार्चें मौजूद थी, मगर हमने टार्च रोशन करने की बजाय अंधेरे में ही रहना मुनासिब समझा था। हम अंबर के पीछे पीछे एक तंग से रास्ते पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते रहे। तकरीबन 50 फुट ऊपर जाकर वो पगडंडी एक बहुत बड़े चट्टानी पत्थर के पीछे मुड़ गई थी। यहाँ पहुंचकर ठाकर ने थैले में से टार्च निकालकर रोशन कर ली। अंबर ने उसके हाथ से टार्च ले ली और आगे चलते हुए हमें रास्ता दिखाई दिया।
20 फुट मजीद ऊपर जाकर हम एक गार में दाखिल हो गए। अम्बर ने टार्च की रोशनी में गार के दहाने के करीब ही अंदर की तरफ एक पत्थर पर रखी हुई माचिस उठाई, टार्च उठाकर ठाकर के हवाले कर दी और दिया सलाई जलाकर दीवार में लगी हुई एक मशल रोशन कर दी। गार साफ सुथरा था मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। 5 अफराद आसानी से इसमें रह सकते थे और गालबन पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते रहे थे। रोशनी होने के बाद मैंने पहली मर्तबा गौर से अंबर की तरफ देखा। उसकी उम्र 25-26 बरस के लगभग रही होगी। लांबा कद, छरीरा बदन, मोटी मोटी स्याह आंखें, चेहरे के नकूश बड़े नजर फरेब थे। उसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन ब्लाउज इस कदर मुख्तसर था कि नजरें उसकी तरफ उठते हुए शर्माती थीं। और जानकी तो उसे देखे ही उछल पड़ी थी। वो उस अंबर को इस तरह देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो, लेकिन अंबर की नजरों में कोई हैरत नहीं थी। वो रूपमती की दोस्त डॉक्टर राधा की भांजी थी। हो सकता है मैंने भी उसे कभी देखा हो, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं था। अलबत्ता अंबर ने मुझे याद रखा था और मेरे कान के पीछे तिल से उसने मुझे फौरन पहचान लिया था। हाँ, अब बताओ क्या किस्सा है? वो लोग हमारे खिलाफ कौन सी नई साजिश तैयार कर रहे हैं? मैंने सवालिया निगाहों से अंबर की तरफ देखा। उस वक्त हम सब गार के फर्श पर बैठ चुके थे। ये गार वाकई हर लिहाज से महफूज था। सामने चट्टानी पत्थर होने की वजह से उसे नीचे से नहीं देखा जा सकता था। वो साजिश तुम लोगों के खिलाफ नहीं है, अंबर ने जवाब दिया। तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम लोग सारस्का में मौजूद हो। जब गंगोली चौधरी तुम्हारी एक साथी को उठाकर ले गया था और बाद में तुम भी जंगल में घुस गए थे, तो वो दोनों बहुत खुश हुए थे कि भेड़ियों के भट्ट में घुसकर तुम्हारा जिंदा वापस आना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब तुम बमला को लेकर वापस आ गए तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई थी। तुम लोग जिस हट में ठहरे हुए थे उस पर हमला करना बहुत आसान था। वो इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने आप को तुम लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक और साजिश तैयार कर रहे हैं। हम इसी साजिश के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने कहा। ये जो काली के मंदिर पर मेला लगा हुआ है ना, यहाँ हफ्ता भर हजारों लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। तुमने मैदान में लातदाद परचम और चमचमाती गाड़ियाँ देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ कैसे कैसे धनवान लोग आते हैं। ये लोग नकदी के अलावा बहुत कीमती चीज़ें काली के चरणों की भेंट करते हैं। हीरे, जवाहरात, हालिस सोने के जेवरात, सोने की मूर्तियाँ और बहुत कुछ। इस एक हफ्ते के दौरान यहाँ लाखों रुपए नकद और करोड़ों रुपए के तोहफे जमा हो जाते हैं। उनका मंसूबा ये है कि कल रात वो सब कुछ उड़ाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। उनके सारे काम में शहर का गुंडा वरीयोधन भी शामिल है और 2 आदमी का उसने मजीद बंदोबस्त कर रखा है। ओ, मेरे और ठाकर के मुंह से बयक वक्त निकला। पंडित सोबराज का इसमें क्या किरदार है? मैंने पूछा। तुम उसे जानते हो? अंबर की आंखें चमक उठी। हमने भी थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, मैंने कहा। यहाँ से लूटमार करने के बाद ये लोग धूरपुर में पंडित सोबराज के यहाँ पनाह लेंगे। चंद रोज वहाँ गुजारने के बाद किसी और तरफ निकल जाएंगे, अंबर ने कहा। अब इन्हें पंडित सोबराज के यहाँ पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल ये अपने मंसूबे पर कब अमल करेंगे? कल रात, अंबर ने जवाब दिया। कल रात क्यों? अभी तो मेला खत्म होने में कई रोज बाकी हैं, मैंने जवाब दिया। कल काली के चरणों में दूसरा बलिदान किया जाएगा, अंबर ने जवाब दिया। दूसरे बलिदान के बाद लोगों की दिलचस्पी बदतरीज कम होती चली जाती है। दूसरी भेंट पर सबसे ज्यादा चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और उनका मंसूबा है कि कल रात हल्ला बोल दिया जाए। इन्होंने अपनी गाड़ी भी तैयार कर रखी है। और वो गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। ऐसे बताने से पता नहीं चलेगा, वहां जाकर दिखानी पड़ेगी गाड़ी, अम्बर ने जवाब दिया। उनका एक आदमी गाड़ी के आसपास मौजूद रहता है। और अब ये बताओ कि ये लोग तुम्हें किस सिलसिले में ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा।
वो चह बचह सी हो गई। ये बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन मौका ऐसा है और मामला भी ऐसा है कि अगर पुलिस जान ले तो मेरी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं वापस जाऊंगी, अंबर ने जवाब दिया। वो लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे। अगर उन्हें शुबा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहाँ डेरा जमा रखा है? मैंने एक और सवाल किया। मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर, मैदान के दूसरी तरफ, अंबर ने जवाब दिया। तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ रह सकते हो, ये जगह महफूज है। अब मैं चलती हूँ, चलो हम भी थोड़ी दूर तक तुम्हारे साथ चलते हैं, मैंने कहा और हम भी उठ खड़े हुए। मशल बुझा दी गई और हम टार्च की रोशनी में पहाड़ी से नीचे उतर आए। पहाड़ी की दूसरी तरफ हमने अपनी रफ्तार कम कर ली, जबकि अंबर तेज कदम उठाते हुए आगे चलती रही और कुछ ही देर के बाद वो हमारी निगाहों से ओझल हो गई। हम इधर उधर घूमते रहे। जंगल में मंगल का सा समा था। हर तरफ रक्सो सरूर की महफिलें जमी हुई थी। कई जगहों पर नीम बरहना रक्स हो रहे थे। शराब पानी की तरह उड़ाई जा रही थी। बाज लोग शराब के नशे में धुत होकर आपे से बाहर हो रहे थे। अभी तो रात शुरू हुई थी। मेलों ठेलों में बेहूदगियां तो होनी ही थी, मगर काली की पूजा का ये मेला खुली अयाशी का अड्डा भी था। यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, किसी किस्म का खौफ नहीं था। सब एक ही रंग में रंगे हुए थे। फिर वही हुआ, वही बात हुई जिसका अंदेशा था। अचानक ही मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। हमने एक टैंकर से पानी की तीनों डोल भर लिए और गार की तरफ वापस चल पड़े। आसमान से बरसने वाली मोटी मोटी बूंदें अब बाकायदा बारिश की सूरत इख्तियार करने लगी थी, और जब गार में दाखिल हुए तो बारिश में अच्छी खासी तेजी आ चुकी थी। अगर अंबर से मुलाकात ना होती तो हम भी इस वक्त तेज बारिश में भीग रहे होते, लेकिन बहरहाल हम अपने दुश्मनों से महफूज थे और बारिश से भी। नया पैराग्राफ। मेरी आंख जे काली और बजरंग बली के फलक शगाफ नारू की आवाज़ से खुली थी। इस मैदान और हमारे दरमियान अगरचे 300 फुट ऊंची पहाड़ी हायल थी, लेकिन नारों की आवाज़ें यहाँ तक साफ सुनाई दे रही थी। मेरे दिल पर एकदम उदासी छा गई थी। मैं सुबह सवेरे बुलंद होने वाले इन नारों का मतलब समझ गया था कि एक और बेगुनाह को पत्थर की मूर्ति के सामने ज़िबा कर दिया गया था। जानकी और ठाकर भी जाग गए थे और उनके चेहरों पर भी अफसरदगी के तासरात नुमाया थे। ठाकुर अपना पानी का डोल उठाकर गार की दहानी पर चला गया। उसने पहले कुल्ली की और फिर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और आड़ से झांक कर देखा तो अंबर ऊपर आ रही थी। जब वो गार में दाखिल हुई तो उसका सांस फूला हुआ था। इस वक्त तुमने यहाँ आकर गलती नहीं की, मैंने अंबर की तरफ देखते हुए कहा। अगर उन्हें पता चल गया तो? उन्हें पता नहीं चलेगा, अंबर ने मेरी बात काट दी। वो दोनों मंदिर में खड़े ये देख रहे हैं कि आज काली के चरणों पर दौलत का कितना बड़ा अंबार लगता है। आज दूसरा बलिदान है और दूसरे बलिदान में सबसे ज़्यादा भेंट दी जाती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम लोगों को मैं उनकी गाड़ी दिखा सकूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तो फौरन ही तैयार हो गया। अंबर के साथ बाहर निकलकर मैंने ऊपर देखा। बारिश रात को ही किसी वक्त रुक गई थी। आसमान पर अब भी बादलों के टुकड़े तैर रहे थे और बारिश का कोई भरोसा नहीं था। अंबर मुझसे तकरीबन 20 गज आगे चल रही थी। उसका रुख उस तरफ था जहाँ एक पहाड़ी के दामन में लातदार गाड़ियाँ खड़ी थीं। इन गाड़ियों के आसपास झोलदारियाँ और हैमी भी लगे हुए थे। उनकी हालत देखकर लगता था जिसे रात की बारिश ने सब कुछ तलपट कर दिया हो। अंबर सुरह रंग की एक स्टेशन वैगन के करीब रुक गई। फौरन ही एक आदमी किसी तरफ से निकलकर उसके करीब आ गया। उस आदमी ने वैगन का दरवाज़ा खोला और वो दोनों उसके अंदर बैठ गए। मैं एक गाड़ी की आड़ में खड़ा उस तरफ देखता रहा। वो दोनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर वो आदमी अंबर को बाहों में पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। अंबर ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गई और उसकी तरफ हाथ हिलाकर कहका लगाती ही एक तरफ चल पड़ी। मैंने स्टेशन वैगन देख ली और तेज तेज कदम उठाता हुआ अंबर की तरफ चलने लगा।
लोग हजूम दर हजूम मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे। ढोल ताशों के शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अंबर के करीब पहुंचकर उसके साथ चलने लगा। उनके प्रोग्राम के बारे में तुमने नहीं बताया? मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा। हम दोनों साधु थे और किसी को भी हम पर शुबा नहीं हो सकता था। सूरज डूबने के थोड़ी देर के बाद पानी के उस नीले टैंकर के करीब मिलूंगी। उनका इरादा रात के पिछले पहर कार्रवाई करने का है। उनका जो भी फाइनल प्रोग्राम होगा तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें टैंकर के करीब मिलूंगा। अंबर मंदिर की तरफ चलेगी। मैं लोगों के दरमियान से रास्ता बताता हुआ अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा और फिर दिन का बाकी हिस्सा हमने उसी गार में ही गुजारा। नया पैराग्राफ। सब कुछ तय हो गया था। अंबर ने हमें बता दिया था कि वो लोग क्या करना चाहते थे। अंबर के अलावा उनकी तादाद 5 के करीब थी। दारा, बलवंत सिंह, रियोधन और उसके 2 साथी। और अंबर के मुताबिक इनके एक आदमी को स्टेशन वैगन के करीब रखा गया था, जबकि दूसरों को बाकी कार्रवाई मुकम्मल करना थी। आधी रात के वक्त मंदिर के अंदर लोगों की काफ़ी तादाद होनी थी और वो भी पूजा पाठ में मगन रहते थे। उस मैदान में जगह जगह ऐशो निशात की महफिलें जमाई जानी थीं। ढोल ताशे बजते थे जिनके शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और मंदिर के अंदर किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुनासिब था। उस वक्त गालबन रात के 10 बजे थे। हम उसी पहाड़ी के गार के दामन में बैठे थे जहाँ 2 रोज़ पहले हमने दिन के वक्त आराम किया था। मैंने ठाकर को वहीं बैठे रहने को कहा और जानकी को साथ लेकर उस तरफ चल पड़ा जहाँ स्टेशन और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी थीं। रास्ते में एक जगह जानकी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक लिया और एक तरफ इशारा करने लगी। हम वहाँ से 20 गज के फासले पर रक्स की महफिल जमी हुई थी। मुख्तसर लिबास में 2 लड़कियां उछल कूद करके अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही थी। शराब लुटाई जा रही थी और लोग लड़कियों पर नोट निछावर कर रहे थे। और ऐन सामने इंस्पेक्टर पांडे खड़ा था। वो सादा लिबास में था। वो भी काली के मानने वालों में से था और जाहिर है वो भी पूजा के लिए आया था। मैंने इसके सामने जाना मुनासिब नहीं समझा। जानकी के साथ एक तरफ हटता चला गया। स्टेशन वैगन का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। बलवंत का दूसरा आदमी सीट पर नीम दराज बेड़ी के कच लगा रहा था। जानकी को छोड़कर मैं एक तरफ हटता चला गया और एक गाड़ी में रुककर उसकी तरफ देखने लगा। जानकी उसके करीब पहुंच चुकी थी और फिर कुछ देर के बाद मैंने जानकी को उस आदमी के साथ जोलदारियों और गाड़ियों की दूसरी तरफ पहाड़ी के दामन की तरफ जाते हुए देखा। मैं बड़ी तेज़ी से गाड़ियों की आड़ लेता हुआ स्टेशन वैगन के करीब पहुंच गया और अगले पहिए का वाल दबाकर उसमें तिनका फंसा दिया। हल्की सी आवाज़ के साथ टायर की हवा खारिज होने लगी। मैं उसके पिछले पहिए के करीब चला गया और उस टायर के बाल में भी तिनका फंसा दिया। मैं स्टेशन वैगन के चारों पहियों की हवा निकालना चाहता था, मगर दूसरी तरफ कुछ फासले पर लोग मौजूद थे, इसलिए बाकी 2 पहियों का ख्याल जहन से निकालकर वहाँ से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद जानकी वापस आ गई। वह आदमी उसके साथ नहीं था। क्या हुआ? उसे मार तो नहीं दिया? मैंने जानकी के करीब आने पर सरगोशी में पूछा। टेंट पर दबा दिया है हरामी का, आधे घंटे तक होश में नहीं आएगा। जानकी ने जवाब दिया। बड़ा हरामी है, एकदम से फैलने लगा था। हम अपने ठिकाने पर वापस आ गए। इंस्पेक्टर पांडे हमें उस जगह नज़र नहीं आया था जहां हमने जाते हुए देखा था। मैंने ठाकुर को उसके बारे में बताया तो वो भी चौंके बगैर नहीं रह सका था। हम वहां से उठकर मंदिर वाले गार के करीब आकर बैठ गए। हमारी नज़रें मंदिर में आने जाने वाले लोगों पर लगी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इंस्पेक्टर पांडे को 2 आदमियों के साथ मंदिर में जाते देखा। उसके करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पांडे एक आदमी के साथ वापस आ गया। उनका तीसरा साथी मंदिर के अंदर ही रह गया था। मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी थी। रात 1 बजे के करीब 2 और आदमी मंदिर में दाखिल हुए। वो दोनों सूरतों ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। उसके 3-4 मिनट के बाद 3 साधु अंदर दाखिल हुए। इन तीनों साधुओं में से एक अंबर थी।
हमने सिर्फ 2-3 मिनट इंतज़ार किया और फिर ठाकर मुझे इशारा करता हुआ उठकर मंदिर में चला गया। उसके 1 मिनट बाद झांकी और मज़ीद 1 मिनट के बाद मैं भी मंदिर में पहुंच गया। मशलों की कपकपाती हुई रोशनी में काली की मूर्ति बहुत ही हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। मैं एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगा। मंदिर में कई लोग मौजूद थे। कोई दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ा था, कोई आलती पालती मारे बैठा हुआ था, कोई योगा के स्टांस पर बैठा पूजा कर रहा था। मैं जिस आदमी के करीब रुका वो एक टांग पर खड़ा था, उसकी आंखें बंद थी और दोनों हाथ चेहरे के सामने जुड़े हुए थे। मैं मुतजस्सिस नज़रों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन अंबर या उसके साथियों में से कोई भी नजर नहीं आया। ठाकर काली के मूर्ति वाले चबूतरे के करीब खड़ा था और झांकी उससे चंद कदम के फासले पर थी। मूर्ति के करीब इस वक्त कोई पंडित या पुजारी नहीं था, अलबत्ता पूजा करने वाले चंद लोग खड़े थे। ठाकर ने इशारा किया तो मैं फर्श पर बैठे हुए लोगों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। ठाकर और झांकी मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे जा चुके थे। मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ चबूतरे के करीब पहुंच गया। वहां जो भी था अपने ध्यान में मगन था। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और चबूतरे के पीछे रेंग गया। चबूतरे के पिछली तरफ चट्टान में एक तंग सी दरार थी। 2 आदमी आसानी से उसमें दाखिल हो सकते थे। मुझे देखते ही झांकी और ठाकर उस दरार में दाखिल हो गए। मैं भी अंदर घुस गया। तकरीबन 10 कदम आगे जाकर दरार दाईं तरफ मुड़ गई थी और उस तरफ जरा सी रोशनी नजर आ रही थी। झांकी के पीछे में जैसे ही उस तरफ मुड़ा, ठटक कर रुक गया। 3-4 कदम आगे एक फर्श पर पुजारी पड़ा हुआ था और ठाकर उस पर झुका हुआ था। मैं झांकी को एक तरफ हटाकर आगे बढ़ गया। पुजारी का एक हाथ ठाकर के हाथ में था। वो उसकी नब्ज चेक कर रहा था। मैंने पुजारी के सीने पर हाथ रख दिया और उसकी गर्दन की एक महसूस नस को टटोल कर देखा और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि उसकी जिस्म और रूह का नाता टूट चुका था। मैंने ठाकर की तरफ देखा। उसने भी नफी में सर हिला दिया और पुजारी का हाथ छोड़ दिया। मुझे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। दारा और उसके साथी उस गार में पहुंच चुके थे। इन दराड़ों में गालबन आगे कोई ऐसी जगह थी जहां मंदिर के बुतों ने खजाना जमा कर रखा था और दारा वगैरह। इस सिलसिले में गालबन बहुत सारी मालूमात हासिल कर चुके थे, इसीलिए सीधे उस दरार तक पहुंच गए थे। ठाकुर जब सीधा हुआ तो उसका पिस्तौल लिबास से निकलकर उसके हाथ में मुंतकिल हो चुका था। झांकी ने भी पिस्तौल निकाल लिया था और मैंने भी पिंडले पर बंधा हुआ हंजर निकाल कर हाथ में ले लिया था। चंद गज आगे जाकर ये दरार एक बार फिर बाएं तरफ मुड़ गई। आगे कुशादा जगह थी और बाएं तरफ की चट्टान में एक और रास्ता नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ रोशनी झलक रही थी। ये गार कुदरती थे। इनकी बनावट में कहीं भी इंसानी हाथों का दखल नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो इन गारों से फायदा उठा रहे थे। उस रास्ते के दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनकर हम मुख्तात हो गए। मैंने दीवार की आड़ से झांक कर देखा। उसके साथ ही मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दूसरी तरफ एक कुशादा गार थी जहाँ 4 मशलें रोशन थी। गार के एहन वस्त में एक पंडित की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म का भलाई हिस्सा बरहना था, पेट कटा हुआ था और उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। उसकी शहरक भी कटी पड़ी थी और उसके आसपास खून बिखरा हुआ था। उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उससे चंद कदम के फासले पर एक और पंडित जमीन पर पड़ा था। वो जिंदा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। गार में 5 अफराद थे। एक अंबर जो रास्ते के करीब ही कदरे बाएं तरफ खड़ी थी, बलवंत सिंह और दारा। उनके अलावा 2 आदमी और थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें मैंने दारा वगैरह से पहले मंदिर में दाखिल होते देखा था। इन दोनों ने एक बोरी का मुंह खोल रखा था और बलवंत सिंह करीब ही अंबार से सोने के जेवरात और सोने की मूर्तियां उठा उठाकर बोरी में डाल रहा था। मेरे ख्याल में वो करोड़ों की दौलत थी। एक तरफ करेंसी नोटों का ढेर भी लगा हुआ था। दारा उनके करीब खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में खून आलूद हंजर था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई
कि पंडित को उसने ही मौत के घाट उतारा था। मैंने दारा की तरफ देखा। वो पहले से बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। वो बाकायदगी से सर गंजा करवाने का आदी था, लेकिन अब उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, बेतरतीब दाढ़ी और मूंछें भी थीं। अगर मुझे पहले से उसके बारे में पता ना होता तो मैं इस खुलिये में उसे नहीं पहचान सकता था। वो पहले से भी फरबा हो गया था। मुचरब चेहरा, सुर्ख आंखें और साधु वाले लिबास में वो साधु ही लग रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर ठाकर की तरफ देखा। उसने इशारा किया और हम दोनों आगे बढ़ गए। ये सब कुछ यहीं छोड़ दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। ठाकर की कड़कती हुई आवाज़ गार में गूंजी थी। वो सब उछल पड़े, लेकिन हाथ किसी ने ऊपर नहीं उठाए थे। ओह, तो तुम लोग भी हो? दारा हमारी तरफ देखते हुए बोला। वो आहनी असाब का मालिक था। उसने अपनी हवास काबू में रखे, जबकि बलवंत सिंह का चेहरा तो धुआं धुआं हो गया था। कोई बात नहीं, दारा ने बात जारी रखते हुए कहा, यहाँ बहुत कुछ है, हिस्सा बांट लेंगे। तुम लोगों के हिस्से में भी इतनी दौलत आएगी कि निहाल हो जाओगे। दारा यही समझा था कि हम भी इस दौलत के चक्कर में यहाँ आए हैं। उसकी बातों से ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो हमें पहचान नहीं सका। तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका दारा, मैंने कहा। काली के मंदिर का ये गार अब तुम्हारा मकबरा बनेगा। बेहतर है तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दारा उछल पड़ा। ओह, तो तुम हो? उसके मुंह से हैरत जरा सी आवाज़ निकली। अपने बारे में क्या ख्याल है? ये गार तुम्हारा मकबरा भी बन सकता है। ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ फंस गए हो। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।